जी सर, फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन पढ़े आराम आराम से साथ साथ प्लीज। अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन decided to construct a tunnel that will link two sides of the village that are separated by a natural disaster years ago। क्या बनाया जा रहा है? The tunnel would take 2 years to build. It began construction on 1st January 14. Following payments were made during 2014. 31st March, sorry, 31st January, 31st March, 30th June, 31st October, 30th November 2014 में कुछ पेमेंट्स थाउजेंड्स में दी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट पेमेंट ऑन 31st January was funded from entities general borrowings. However, the entities succeeded in raising a medium-term loan, underline करें वर्ड जरा, for an amount of rupees 8 lakh on 31st March 2014 with a simple interest rate of 9% per annum. These funds were specifically used for construction. अब जरा पिछली लाइन में जाएं, कितना लोन किस दिन लिया है? लेकिन ये जो लोन लिया है ये स्पेसिफिक है, उससे पहले पिछली लाइन में जाएं, जो फर्स्ट लाइन पड़ी थी इसी पैराग्राफ में, पहली पेमेंट होने जरा, पहली पेमेंट हुई है 31 जनवरी पे और एग्जामिनर ने खुद ही बताया कि वो जनरल बोरिंग में से पैसे दिए गए हैं। स्पेसिफिक लोन लिया ही किस दिन है? तो 31 जनवरी को तो वो अवेलेबल भी नहीं होगा, तो उसने खुद ही बता दिया कि जनरल बोरिंग में से वो पैसे इस्तेमाल हुए हैं। सेकंड लाइन में एक वर्ड आया मीडियम टर्म लोन, तो काइंडली इससे को परेशान ना होइएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ज़हन में बनाया जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम लाइबिलिटीज लिखते हैं तो हमारी हेडिंग्स दो ही हैं, करंट लाइबिलिटीज है और नॉन करंट लाइबिलिटीज है। हम करंट लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? ऐसी लाइबिलिटीज जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना है, वो करंट लाइबिलिटी है। और जिसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद होना है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन बैंक समटाइम्स तीन तरह के वर्ड यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म तो कहते हैं वो विद इन 1 ईयर के लोन को। अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिस्टिंक्शन हो रही हो तो लॉन्ग टर्म असल में कहते हैं ऐसा लोन जो 10 या 10 साल से ज्यादा हो जाए, और मीडियम टर्म फिर वो उसे कहते हैं जो 1 ईयर से ज्यादा हो लेकिन लेस देन कोई 10 ईयर्स हो जाए। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मीडियम टर्म लोन भी लॉन्ग टर्म लोन ही की तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होगा। बैंकों के हवाले से वर्ड्स हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म लोन हो या मीडियम टर्म लोन हो हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज में ही आएगा। हाँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन हो तो वो करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। मीन्स उसे अगर कोई मीडियम टर्म वर्ड आ भी जाए तो ये सिंपली लॉन्ग टर्म लोन ही है हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ड्स कुछ क्लियर हो गया प्लीज? मीन्स उसे हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि अगर अगले 10 सालों में लोन वापस करना है तो वो मीडियम टर्म लाइबिलिटीज में लिखना है, और अगर 10 साल बाद पे करना है तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिखना है। हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हेडिंग्स बस दो ही हैं लाइबिलिटीज की। कौन कौन सी? करंट है और नॉन करंट है। करंट में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स आएंगे, और नॉन करंट में मीडियम टर्म भी आ जाएंगे और लॉन्ग टर्म भी आ जाएंगे। तो आई होप कि कोई इश्यू वाली बहस नहीं। नेक्स्ट लाइन में, ये पहली दो लाइनें आप समझ आ गई हैं? जरा इंडिविजुअली पढ़ लें, बताएं क्या समझ आया। पहली पेमेंट कहाँ से हुई है, और बाद में फिर एक मीडियम टर्म लोन सिक्योर हो गया, किस दिन सिक्योर हो गया, कितने पैसे मिल गए। देन थर्ड लाइन के एंड में एक्सेस फंड्स वर टेम्परेरीली इन्वेस्टेड एट 6% पर ईयर। जर्नल बोरिंग्स वाज अगेन यूज्ड फॉर रुपीज 2 lakh payment on 30th November which could not be funded from the medium term loan। क्यों नहीं, ये इंशाल्लाह मैं फिगर्स में समझाता हूँ। कहा उसने क्या 30 नवंबर को 2 लाख रुपया पेमेंट फिर दोबारा जनरल बोरिंग से करनी पड़ी है, क्योंकि
मीडियम टर्म लोन में पैसे शायद नहीं थे। एक सेकंड जरा ऊपर ढूंढने जरा, 30 नवंबर के सामने अमाउंट लिखी कितनी हुई है? ऊपर लिखा 2,50,000, नीचे क्या लिखा हुआ? तो क्या डिफरेंस लग रहा है बताता हूं मैं, जरा आगे चलो। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाज टेम्परेरीली हाल्टेड। हाल्टेड क्या होता है? स्टॉप। लेकिन टेम्परेरी स्टॉप का मतलब वक्ती तौर पर रुका। नहीं, एक तो होता है ना एसेट अगर बन जाए तो फिर बात खत्म हो जाती है, एसेट 100% कंप्लीट हो गया, टेम्परेरी तौर पे काम रुका। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाज टेम्परेरीली halted, stopped for 6 weeks in May and June. 6 हफ्तों के लिए रोकना पड़ा मई जून में। When substantial technical and was carried out, which was necessary stoppage for the completion of in 6 weeks ही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। और जाने दें यार, इतना लंबा बताया उसने, क्यों होगी सर? नेसेसरी स्टॉपेज थी, therefore आप बोरिंग कॉस्ट इन 6 मंथ्स में कैपिटलाइज करते जाएंगे। ओके प्लीज। फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ डेट। डेट भी लोन के लिए वर्ड यूज होता है, डेट्स, डेट। लॉन्ग टर्म डेट अगर मैं वर्ड बोलूं तो क्या समझ आएगा? शॉर्ट टर्म डेट्स, तो समटाइम डेट्स लोन के लिए वर्ड है। The following amounts of debts were outstanding at the year end 31st December 2014। नीचे जो टेबल बना है इसे बहुत गौर से मेरे साथ पढ़ना है। सबसे पहले तो कहता है मीडियम टर्म लोन, सी डिस्क्रिप्शन अबव, जो ऊपर हमने पढ़ ली है उसकी डिस्क्रिप्शन वही है। 8 लाख कब था और 8 लाख ही कब है? फुल कंसंट्रेट। ये किस दिन का डाटा दे रहा है इस वक्त हमें? ईयर एंड का डाटा दे रहा है। 8 लाख लोन लिया था और 8 लाख ही लोन है, जिसका मतलब लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेम है, रीपे नहीं हुआ, लेने के बाद लोन रीपे नहीं हुआ। देन जनरल बोरिंग्स एक हेडिंग है, उसके नीचे 2 शायद लाइनें हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में जाने से पहले 12 लाख ढूंढे कहीं। 12 लाख क्या है? जनरल बोरिंग सोच लेंगे बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है वो भी ठीक है, 12 लाख क्या है? ये टेबल के ऊपर एक डेट लिखी हुई है, फॉलोइंग डेट्स वर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। क्या ये 12 लाख इस बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस है? जाने दें यार। क्या 8 लाख मीडियम टर्म लोन का क्लोजिंग बैलेंस है? तो वही है ना यार। ब्रैकेट के अंदर आए जरा, एक ब्रैकेट बनी हुई है। वेटेड एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 7,50,000 and the interest charged thereon by the bank amounting to rupees, ट्राई करेंगे जरा, 7.5 लाख क्या है और 33,800 के? 12 लाख क्या है, 750,000 क्या है, 33,800 क्या है? 33,800 क्या है जी? ये तो इंटरेस्ट इंकर्ड है जो बैंक ने चार्ज किया है, 33,800 इंटरेस्ट इंकर्ड है। 750 क्या है और 12 लाख क्या है? 12 लाख पहले फाइनल करें, 12 लाख क्या है? ये कंफर्म है क्लोजिंग है, तो 750 को वो क्या कहना चाह रहा है? कुछ वेटेड एवरेज वर्ड यूज कर रहा है। कभी आपने ये वर्ड सुने वेटेड एवरेज? अपने सामने क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा ढूंढे, पेज नंबर बताएं। क्या क्लोजिंग बैलेंस और वेटेड एवरेज बैलेंस डिफरेंट हो सकता है? सेंटेंस मेरा को रिपीट करेगा मैंने क्या कहा? क्या 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 क्लोजिंग बैलेंस और वेटेड एवरेज बैलेंस सेम हो सकता है? अब ये मेरी बातें यहां से होना गौर से सुना। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है और कल मैंने जानबूझ के आपको कुछ लेजर्स यही बनवाए थे। सबसे पहले डिबेंचर्स का लेजर सामने रखें, ब्रॉड डाउन बताएं प्लीज। दानियाल पेज कहाँ गया यार? मेरे बुक में पेज क्यों नहीं है यार? क्वेश्चन नंबर 6 का पेज अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया यार। डिबेंचर्स का ब्रॉड डाउन क्या है, कैरी डाउन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं।
50 लाख का क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 50 लाख ही मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ओपनिंग जाता है, क्लोजिंग जाता है, या एवरेज जाता है? क्लोजिंग जाता है। 50 लाख का क्लोजिंग बैलेंस। पॉइंट नंबर 1 देखें जरा, ये लॉन्ग टर्म लोन टाइप लग रहा है क्योंकि 2015 में वापस करना, नॉन करंट लाइबिलिटीज में नजर आना चाहिए, लेकिन बेटा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों 50 लाख है, इसलिए वेटेड एवरेज बैलेंस भी 50 लाख ही है। अपने रजिस्टर में जरा आंसर ढूंढे कल जब आपने कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट किए। कोई मेरी तरफ देख के जरा कैपिटलाइजेशन रेट का फार्मूला बता सकता है आराम आराम से? बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड हो गया, बेस आराम से बताएं। बेस में क्लोजिंग बैलेंस आता है या वेटेड एवरेज बैलेंस आता है? अपनी कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग देखें। आपने डिबेंचर्स के एंगल से पूरा 50 लाख ही बेस में क्यों लिखा हुआ है? क्या क्लोजिंग बैलेंस और वेटेड एवरेज बैलेंस सेम हो सकता है? हो सकता है अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई मूवमेंट ना हुई हो। लेकिन लोन 2 का लेजर देखें, बैंक लोन का एक लेजर बनाया हुआ आपने रजिस्टर में, सॉरी क्वेश्चन में। ब्रॉड डाउन बताएं। 0 यार प्लीज 0, ये कौन सा सवाल देखी जा रहे हैं? क्या घर जाके दोबारा लेजर बनाए हैं? नो यार वही बने हुए हैं। ब्रॉड डाउन 0 है। 2 लाख लिया है या पिछले सालों से आ रहा है? लिया है। ब्रॉड डाउन 0 है। कैरी डाउन बताएं। 18 लाख। 18 लाख, ये 18 लाख आपकी लाइबिलिटीज में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन किसमें कितना अगले साल में है, कितना अगले साल बाद है, करंट नॉन करंट में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल लाइबिलिटी नाउ? 18 लाख स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सेग्रीगेट होगा करंट नॉन करंट में। डन सर। अब यही लेजर गौर से देख के बताएं, क्या पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी 18 लाख है? नो सर। क्या है? पहले 6 महीने अलहदा वर्किंग करनी पड़ी, 20 लाख 6 महीनों का, पहले 6 महीनों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और अगले 6 महीनों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 18 लाख है। तो क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं? अगर मूवमेंट हो जाए तो डिफरेंस भी हो सकता है। और फाइनली बैंक ओवर ड्राफ्ट देखें अब आप। बैंक ओवर ड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो 7 लाख जाएगा लाइबिलिटीज में, लेकिन वेटेड एवरेज बैलेंस पहले 6 महीने कुछ और है, फिर दूसरे 6 महीने कुछ और है। पहले 6 महीने कितना है बोलना बोला, फिर 3 लाख है और बाद में 7 लाख है। तो वेटेड एवरेज बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम हो सकता है, मूवमेंट अगर ना हो, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है अगर लोन ले लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट देखें, और लोन ले लिया है, या सेकंड लोन देखें, लोन वापस किया है। अगर लोन लिया है वापस किया है तो अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब वापस आए पेज 63 पे। 12 लाख बताएं क्या है क्लोजिंग बैलेंस है, और 7,50,000 आपको क्यों, किसके लिए क्या बता रहा है? क्यों, किसके लिए क्या बता रहा है? 3 सवाल है मेरा। कैपिटलाइजेशन रेट क्यों? जर्नल बोरिंग्स है, जर्नल बोरिंग क्या क्या बता रहा है? 750,000। ये वेटेड एवरेज बैलेंस ने, क्या वेटेड एवरेज बैलेंस ने कैपिटलाइजेशन रेट में आना होता है? तो 7,50,000 और 33,800 जरा दोबारा ब्रैकेट में देख के बताएं, इसकी आपको कहां जरूरत पड़ेगी? कैपिटलाइजेशन में ये रेट, कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हुए ये इंटरेस्ट इंकर्ड है 33,800 और डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बैलेंस, उसने हमें खुद ही बता दिया 7,50,000। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी है तो यू विल नॉट राइट द एवरेज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यू विल राइट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। 12 लाख कहां जाना है अगर बनानी हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। 33,800 क्या है? इस लोन का बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट इंकर्ड है, और 7,50,000 की जरूरत कहां पड़ेगी? कैपिटलाइजेशन रेट में जरूरत पड़ेगी। ओके सर, बाकी वर्किंग इंशाल्लाह भी आपने करवानी है। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी एक सेकंड लोन पड़े सर।
ये जनरल बोरिंग्स के हेडिंग में एक और लोन भी है, 10%। 7 ईयर लोन का मतलब लॉन्ग टर्म ठीक है, लेकिन 7 ईयर का लोन का मतलब जिस लोन की वापसी 7 साल में होगी। 10% क्या गिवन है, रेट है, कंसंट्रेशन से पढ़े, टेकन ऑन 1 अक्टूबर 7। रिक्वायरमेंट में आपसे किस साल की वर्किंग मांगी हुई है, पिछले सालों में लिया है, रीपेबल इन फुल इन दिसंबर 15, अगले साल वापस करना है। इस लोन का लेजर जरा जहन में बनाएं, प्लीज जहन में बनाएं। बना लिया, ऊपर लेजर के क्या लिखा नजर आ रहा है, लोन, लेजर के ऊपर ब्रॉट डाउन, ऊपर लोन, यार ऐसा है, वो अंदर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूँ यार। लेजर किस चीज का बना लिया, कोई सेल का तो नहीं बना लिया, मैंने कंफर्म किया। लोन का लेजर उठा लिया है हमने, बना लिया है। किस साल के एंगल से बनाने लगे हैं, 14 के एंगल से अगर बनाएं तो ब्रॉड डाउन लोन बताएं। और यार ये तो लिया है यार, कब लिया है, 7 में लिया है, क्लोजिंग ओपनिंग बनता 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 हमारे साल में ब्रॉड डाउन पूरा 9 मिलियन ही होगा यार, कुछ वापस भी तो किया होगा। क्या लिखा हुआ आगे पढ़े, क्या फुल इकट्ठा ही वापस करना है, तो लिया है 7 में, 14 के स्टार्ट पे एज इट इज 9 मिलियन ओपनिंग बैलेंस होगा, और हमारे वाले साल के एंड तक 31 दिसंबर 14 के एंड तक पे नहीं हुआ, हमारा क्लोजिंग कितना होगा, 9 मिलियन ही होगा, 90 लाख रुपया यार, 9 लाख और 90 लाख, सोच तो सही मेरा भाई यार, एक जीरो ना कर यार, 9 लाख या 90 लाख। तो ब्रॉड डाउन भी 90 लाख, कैरेट डाउन भी 90 लाख क्यों है, ना इस साल लिया है ना इस साल दिया है, पिछले सालों में लिया है, पिछले सालों से आ रहा है, और अगले साल पे होना है 12। ये लोन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ लिखेंगे आप, ये सारा करंट लाइबिलिटीज में अब आएगा, 14 के एंड पे खड़े होके 15 के एंड में पे हो जाना है, तो अब ये लॉन्ग टर्म नहीं कहलाएगा, अब ये नेक्स्ट नहीं, शॉर्ट टर्म चले, ठीक है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन की बजाय इसे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के साथ पूरा 90 लाख की करंट लाइबिलिटीज में, शायद इसलिए क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में अब इसने पे हो जाना। लेकिन जो दूसरी चीज है वो भी दोबारा ज़हन में लाएं, लोन का ब्रॉड डाउन 9 मिलियन, कैरेट डाउन भी 9 मिलियन होने का मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी 9 मिलियन ही है। Why the opening, why the sorry outstanding balance is similar to closing? So because there is no movement of loan during the year. I hope कि आप बात सब सही समझ आ गई। आए वर्किंग शुरू करें, क्या करना है, जितना टाइम है शुरू कर लें। Calculate the amount of borrowing cost to be capitalized to the cost price of the tunnel। आपसे सिर्फ बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज मांग रहा है। बिजनेस नेम है कहीं शायद, MNC एक लिखा हुआ शायद, हेडिंग बनवाई थी MNC। बोरिंग कॉस्ट भी स्पेसिफिक बोरिंग्स का सवाल है या जर्नल बोरिंग्स का सवाल है, मिक्स सवाल है सर। देन सर अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए, मिक्स क्वेश्चन मींस एक से ज्यादा सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाए, स्पेसिफिक भी है जर्नल भी है, और मैंने अभी एक और वर्ड यूज किया था वो भी अगले क्वेश्चन में आएगा, ओन फंड्स हैं, तो देन अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मेरा ख्याल है कि हाफ पेज सफिशिएंट रहेगा, हाफ से थोड़ा ज्यादा पेज छोड़ दें। अगर एक से ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल हो जाए, स्पेसिफिक जर्नल, तो देन ओन या ओन भी हो जाए। हमारे सवाल में वैसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन में दो ही हैं, इसलिए दो के एंगल से बात कर लेते हैं। हाफ से जरा ज्यादा पेज छोड़ दें वर्किंग के लिए, सॉरी वर्किंग मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक वर्किंग की हेडिंग लिखें हाफ पेज छोड़ के। अगर एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो जाए तो देन फिर एक टेबल सॉर्ट अगर हम बना लें, अभी मैं अभी आपको एक वर्किंग का पैटर्न बताऊंगा, अगर एक टेबल सॉर्ट ऑफ में हम पेमेंट्स की डिटेल लिख लें तो जरा क्वेश्चन सॉल्व करना जरा इजी हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग रिमेन सेम, ये जो मैं टेबल सॉर्ट ऑफ बनाने लगा हूं, ये किन क्वेश्चंस में आप बनाया करेंगे, जिसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एक से ज्यादा हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग का सवाल है, सिर्फ जर्नल का है,
तो उसमें कुछ मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही करने की जरूरत है। लेकिन अगर मिक्सअप हो जाए तो देन फिर सेग्रीगेशन के लिए कि कौन सी पेमेंट कहाँ से हुई है, एक हेडिंग लिखा जरा, डिटेल ऑफ पेमेंट्स की एक हम वर्किंग कर लेंगे। बिल्कुल आसान सी शायद बात करने लगा हूं, लेकिन जरा नई चीज है इसलिए शायद थोड़ा सा जरा कंसंट्रेट कीजिएगा। हमारे इस रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड में अब जो पेमेंट्स हुई हैं उनको अगर हमने डेट वाइज अरेंज करना है कैसे, अगर मुझे एक लाइन लिखवा दें तो शायद बाकी आपने खुद ही बना लेना, तो पेशेंस दिखाइएगा। कुछ कॉलम्स बन जाएंगे, सबसे पहले डेट्स लिख ली जाए, अगर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख ली जाए कि इन डेट्स पे क्या हो रहा है, फिर अमाउंट लिख लेंगे कि जो पेमेंट्स की अमाउंट है, और फिर असल मकसद इस टेबल का ये है कि ये डिसाइड किया जाए कि जो डिफरेंट डेट्स पे पेमेंट्स हुई हैं ये स्पेसिफिक लोन के पैसों से हैं या जनरल लोन के पैसों से हैं। हमारे इस क्वेश्चन में अभी एग्जामिनर ने कोई हमें ओन्ड फंड्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर कोई अपने पैसे भी होते ओन्ड फंड्स भी, तो जो आखिर में दो कॉलम्स है इनकी जगह तीन हो जाते, ओन्ड फंड्स, जर्नल एंड स्पेसिफिक वगैरह। तो फंड्स यूज्ड फ्रॉम स्पेसिफिक एंड जनरल, ये आखिरी दो कॉलम्स की कॉमन ऊपर मेन हेडिंग है। ये कॉलम कैसे पढ़ रहा हूं मैं, फंड्स यूज्ड फ्रॉम स्पेसिफिक एंड फंड यूज्ड फ्रॉम जनरल बोरिंग्स। एक फंड्स वर्ड मैं बोल रहा हूं बार बार, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, फंड मीन बोरिंग, पैसे, पैसे। फंड्स बोरोड भी हो सकते हैं और फंड ओन्ड भी हो सकते हैं, पैसे बोरोइंग के भी हो सकते हैं, अपने भी हो सकते हैं। तो कैश को शायद बोल रहा हूँ। पैसे कहाँ से, कौन से पैसे स्पेसिफिक से इस्तेमाल हुए हैं और कौन से पैसे जनरल के इस्तेमाल हुए। मसलन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जरा अपने क्वेश्चन के जरा फिगर्स देखा जरा, आपको कोई क्वेश्चन में नजर आ रही है कोई पेमेंट्स? तो फर्स्ट डेट बताएंगे, 31 जनवरी फर्स्ट पेमेंट हुई। ठहरे 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 जस्ट अ मिनट, 31 जनवरी 14 ही शायद चल रहा है, फर्स्ट पेमेंट हुई कितने की? 2 लाख रुपए की। हम भी थाउजेंड्स में कर लें, ठीक है, सिंपल है वैसे मेरा 2 लाख, थाउजेंड में किया जा सकता है लेकिन चलो एक मिनट थाउजेंड छोड़ दो। ये फर्स्ट पेमेंट हुई, एग्जामिनर ने इस सवाल में सीधा बताया हुआ है कि कहां से हुई, जनरल से। तो व्हाट इज ओनली पर्पज ऑफ दिस टेबल, हम सेग्रीगेशन कर लें। एक और जरा, नेक्स्ट डेट 31 मार्च सेकंड पेमेंट कितने की हुई? प्लीज कितने की हुई? अब लुक एट योर क्वेश्चन, ढूंढ के बताएं क्या कहा एग्जामिनर ने, 4,50,000 कहां से यूज हुआ? नहीं, अब नहीं बताया, सही बात यह है कि सही नहीं बताया, कंसंट्रेशन मेरे वर्ड्स नहीं गए। जिस तरह उसने फर्स्ट पेमेंट का स्पेसिफिकली बताया कि जनरल बोरिंग्स के पैसों से इस्तेमाल हुई है, जनरल बोरिंग के पैसों में से ये पेमेंट हुई है, उस तरह उसने 31 मार्च की पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन क्या 31 मार्च को स्पेसिफिक लोन के पैसे आ गए? अगर किसी सेम डेट पे एक से ज्यादा सोर्सेज के पैसे अवेलेबल हों, सेंटेंस रिपीट करें, मैंने क्या बोला? और अगर एग्जामिनर हमें ना बताए, नहीं एक मिनट दोबारा, जहां तक मैंने सेंटेंस बोला दोबारा बताएं। क्या मतलब एक से ज्यादा सोर्सेज के पैसे हों, स्पेसिफिक के भी हों, जनरल भी हों, और अगर ऑन है तो वो भी हों, और एग्जामिनर ना बताए कि ये कैश हमने कौन सा वाला इस्तेमाल किया है, तो देन क्या करना है? पेज नंबर 60 पे है। सिंपल सा काम है लेकिन क्योंकि लिखा भी हुआ है इसलिए जरा पढ़ लें। पेज नंबर 60 के एंड पे एक हेडिंग है, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। इफ एन एंटिटी हैज फंड्स अवेलेबल फ्रॉम इट्स ओन सोर्सेज, अंडरलाइन करने तीन चीजें, स्पेसिफिक बोरिंग्स एंड जनरल बोरिंग्स।
at any given date, then assume that, अगर एग्जामिनर बता दे कि इस दिन जो पैसे इस्तेमाल हुए हैं वो कहाँ से इस्तेमाल हुए हैं, देन बात ओके है, जो एग्जामिनर कहेगा वही करेंगे। लेकिन अगर किसी डेट पे कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, फॉर एग्जांपल 50 मिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ है और इस दिन ओन्ड फंड्स भी हैं, स्पेसिफिक फंड्स भी हैं और जनरल फंड्स भी हैं, तो हम क्या समझें कि कहां से पेमेंट हुई है? सबसे पहले हम क्या समझेंगे? ओन्ड फंड इस्तेमाल हुए हैं, और अगर वो कम थे या नहीं थे तो फिर स्पेसिफिक फंड्स इस्तेमाल हुए हैं, और अगर वो भी नहीं है या नहीं पूरे नहीं थे तो फिर जनरल। मतलब इस बात का जरा समझने के लिए बोर्ड को देखा। लेट्स अज्यूम 50 मिलियन की एक पेमेंट हुई है 14 अप्रैल 2024 को, कैश आउटफ्लो है, क्वालिफाइंग एसेट के लिए खर्चा हुआ। इस दिन आपको एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि ओन्ड फंड्स की अमाउंट थी 25 मिलियन, स्पेसिफिक बोरिंग्स का कैश पड़ा हुआ है सपोज 10 मिलियन, और जनरल बोरिंग्स के पैसे पड़े हैं सपोज 40 मिलियन। किस दिन कितना एक्सपेंडिचर हुआ? 14 अप्रैल को 50 मिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ, और इसी दिन अपना कैश 25 मिलियन पड़ा, स्पेसिफिक बोरिंग का कैश सपोज 10 मिलियन पड़ा है, और जनरल बोरिंग्स का कैश सपोज 40 मिलियन पड़ा है। बताइए 5 मिलियन का कैश कहां कहां से इस्तेमाल हुआ है? पहले 25 मिलियन अपना कैश इस्तेमाल हुआ है। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। 25 मिलियन और भी कैश यूज हुआ है, 50 25, रिमेनिंग 25 मिलियन कहां से इस्तेमाल हुआ है? 10 पहले स्पेसिफिक का यूज हो गया है, और 15 फिर कहां से यूज हुआ होगा? जनरल से इस्तेमाल हुआ। सपोज 14 अप्रैल वाले दिन ओन्ड फंड्स हैं ही नहीं, अब कहां कहां से इस्तेमाल हुआ होगा? 10 पहले स्पेसिफिक उठाया होगा, और बाकी पूरा 40 जनरल का ही उठाया हो सकता है, 50 टोटल खर्चा मैंने से। सपोज 14 अप्रैल पे स्पेसिफिक भी नहीं है, और ये नहीं हो सकता कि कैश 40 मिलियन है और खर्चा 50 मिलियन है। मुझे जरा फिगर्स बदल लेने दें, एक जादू नहीं सीख रहे। 50 मिलियन अगर खर्चा हुआ है तो 50 मिलियन कैश चाहिए है, तो अगर ओन्ड भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है और जर्नल भी नहीं है, तो प्लीज कुछ नहीं हो सकेगा। सपोज जनरल फंड्स का 65 अवेलेबल है, तो अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर कहां से ही उठाया होगा? तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि अगर तीनों फंड्स हो तो किस तरतीब से बस ध्यान में रखना है, ओन, स्पेसिफिक एंड जनरल। लेट्स अज्यूम ओन फंड 70 मिलियन है, स्पेसिफिक 10 मिलियन पड़े हैं, और 40 मिलियन जनरल बोरिंग्स का कैश पड़ा है। बताइए 50 मिलियन का खर्चा कहां से हुआ? हमें जरूरत ही नहीं पड़ी एक्स्ट्रा, 70 मिलियन में से 50 मिलियन उठा लिया है, और अभी भी 20 मिलियन फ्यूचर पेमेंट्स के लिए अवेलेबल पड़ा है। आई होप कि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैं इस तरह करता हूँ, इसी पेज पे रहता हूँ बोर्ड पे आपके सामने, आप जरा पेज 63 पे जाए जरा। आप बताएं 31 मार्च वाले दिन क्या स्पेसिफिक फंड्स आ गए थे? तो क्या पहले अब स्पेसिफिक यूज हुए होंगे या जनरल से पैसे गए होंगे? यार उसने बताया तो है कि जनरल से पैसे गए हैं, उसने सिर्फ फर्स्ट पेमेंट का जिक्र किया है, तो फर्स्ट पेमेंट मुझे भी आपने कहाँ लिखवाई है? जनरल में ही। लेकिन सेकंड पेमेंट वाले दिन क्योंकि स्पेसिफिक अवेलेबल हो गए हैं वैसे किस दिन स्पेसिफिक फंड्स आए थे, तो देयरफॉर अब पैसे कहां से ही उठाए गए होंगे? बात मेरी प्लीज समझ आ गई है? और देयरफॉर ये 4,50,000 मैंने किस कॉलम में लिखा? स्पेसिफिक के कॉलम में लिखा, जनरल में क्यों नहीं लिख रहा? स्पेसिफिक फंड्स अब अवेलेबल हो गए थे। ये मैं दो दफा फिगर्स क्यों लिख रहा हूं? पहले अमाउंट लिखता हूं, बाद में क्या कर रहा हूं? पहले मैं अमाउंट लिखता हूं, बाद में ये डिसाइड कर रहा हूं कि ये अमाउंट किन फंड से उठाई गई है। बात क्लियर है? आखिरी एक मेरे साथ, बाकी सारा आपका। नेक्स्ट डेट बताएं। 30 जून को क्या हुआ?
थर्ड पेमेंट हुई, कितनी पेमेंट हुई? 1 लाख। कहां से हुई होगी? और स्पेसिफिक तो है ही नहीं यार। कितना था? 8 लाख में से कितना इस्तेमाल हो गया था? कैलकुलेटर 8 लाख माइनस 4 लाख, 50,000 इस्तेमाल हो गया था। बचा भी था। कब बचा था ये 3,50,000? 31 मार्च कंसंट्रेट करें, वो वाली वर्किंग भी होने लगी है। और नेक्स्ट डेट कौन सी है? 30 जून। कितने महीने 3.5 लाख रहा? अप्रैल, मई, जून के एंड तक रहा। फिर जून के एंड पे क्या हुआ? लाख किस में से इस्तेमाल हुआ? क्योंकि वो अवेलेबल है इसलिए पहले वही इस्तेमाल हुआ होगा। क्या अभी भी बचा हुआ है? क्या इस दिन जर्नल की जरूरत तो नहीं पड़ी? यहाँ तक टेबल देख के बना लें। आगे काइंडली जरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। बेटा मोहम्मद, ये हम कौन सा सवाल कर रहे हैं यार? इतनी मायूसी ना यार, प्लीज यार। जहां आपने मीडियम टर्म पढ़ा है उससे अगली लाइन पढ़ के तो देखें यार। दीज फंड्स वर, प्लीज यार। प्लीज माय डियर हमाद आबिद, मिल गया यार। प्लीज बेटा ऐसे तो ना करिए। प्लीज मिस्टर हमाद, पता चल गया क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक है या जर्नल है यार? कंसंट्रेट करें यार, अभी तो क्वेश्चन में पढ़ा। ये बेटा रहमत, बात आपकी ठीक है। अगर मेरा ख्याल है कि पुराना आपको याद आ जाएगा तो कम से कम उनके मेन क्वेश्चन से रिवाइज कर लें। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो रिवाइज जरूर होने चाहिए। जो आप कह रहे हैं रिवीजन प्लान वाले तो कम से कम कर लें। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर याद ना आए तो कम से कम उन मेन क्वेश्चंस के लेक्चर्स ले लें। ठीक है रहमतुल्लाह। जी प्लीज ट्राई टू कंप्लीट यार। पेमेंट्स की डिटेल बन रही है सर। जो आपके क्वेश्चन में पेमेंट्स हैं उनकी बस उनकी सेग्रीगेशन करनी है। आपका एक दोस्त गायब है, वो ढूंढ रहा था। दानियल आपका फ्रेंड नहीं आ रहा आजकल? क्या नाम है उसका? क्लासेस ले रहा होगा, ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा मेरे ख्याल से। जी मिस्टर हमजा, क्लासेस ले रहे हैं? मैं चेक कर रहा हूँ यार। मिस्टर हमजा, दानियाल इज कंसर्न कि आप क्लास ले रहे हैं इस वक्त या नहीं? और लगता मुझे यही है कि दानियल का कंसर्न बड़ा जेन्युइन है इस टाइम। मिस्टर हमजा, दानियल्स फ्रेंड। जज़ाकल्लाह यार। जी सर, पेमेंट कितनी है फोर्थ? 2 लाख। 2 लाख का ब्रेकअप सारा स्पेसिफिक?
2,50,000 भी स्पेसिफिक। प्लीज क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं? क्योंकि नंबर 1 ये एग्जामिनर ने बताया है, एग्जामिनर ने बताया है, एग्जामिनर आखिरी पैराग्राफ देखें, नंबर 1 एग्जामिनर ने बताया है। आखिरी पेमेंट में से दोबारा जर्नल लोन से 2 लाख गया है यार, तो 2 लाख लिखे आपने, लेकिन 2.5 लाख की पेमेंट 2 लाख में कैसे हो सकती है? तो एक तो सीधी बात यह है कि 50,000 फिर बैलेंसिंग हम स्पेसिफिक ले रहे हैं। अच्छा, मैं पहले जर्नल क्यों ले रहा हूं? मैंने तो कहा था पहले स्पेसिफिक लेना होता है। अब एग्जामिनर कह रहा है, प्लीज कंसंट्रेट करो। अब एग्जामिनर ने बताया, मैंने वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ वो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। अगर इंफॉर्मेशन ना हो, क्या यहाँ हमें पता है कि आखिरी पेमेंट 30 नवंबर वाली में से 2 लाख जर्नल से गया है? हाँ, 2.5 लाख टोटल है, तो बाकी 50 कहाँ से अवेलेबल हुआ होगा? क्या स्पेसिफिक है बी? एक और बड़ा वे से सुने जरा, लेट्स अज्यूम ये एग्जामिनर हमें आखिरी पेमेंट का ना बताता, तो फिर भी ये कैसे होता? कैलकुलेटर पकड़ना। 4,50,000 की पहली पेमेंट लिखें कैलकुलेटर पे, फिर 1 लाख की लिखें, और फिर 2 लाख की पेमेंट लिख के जरा इज इक्वल टू दबाएं। 7,50,000 तो कब तक यूज हो गया है? 31 अक्टूबर तक। तो अगर एग्जामिनर ना भी कहता तो 31 नवंबर पे जब 2.5 लाख की पेमेंट हो रही है, तो उसमें से फिर सिर्फ 50,000 ही पहले स्पेसिफिक से पे हो सकता है, बाकी 2 लाख जर्नल से ही जाना था अगर हमें इंफॉर्मेशन ना भी देता। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन ना देता तो पहले क्या लिखते आप और बाद में क्या लिखते? पहले स्पेसिफिक वाला 50 क्यों लिखते, पूरा 2.5 क्यों ना लिखते? वो है ही नहीं, है ही 50,000, तो 50,000 से ज्यादा यूज नहीं हो सकता। हाँ, पेमेंट अगर 2.5 लाख है, फिर बाकी 2 लाख जर्नल से गया होगा अगर हमें ना भी पता होता। लेकिन यहाँ क्योंकि पता है, तो 2 लाख जर्नल है और बाकी 50,000 बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक ही की बनती है। बात क्लियर हो गई है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड, ये जरा सेंटेंस पूरा करना था, देख लें रिक्वायरमेंट, देखो फॉर द ईयर एंड 2014 में खला है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। बेटा मेरा ख्याल है ये मेरे सामने कॉस्ट का क्वेश्चन आया, तो ऐसे बेटा नहीं है प्लीज, या कॉस्ट का हो, बल्कि जब कोई भी अगर ये क्वेश्चन, तो आपका वैसे कॉस्ट स्पेसिफिक लग रहा है, लेकिन बात सिंपली ये है कि अगर आप क्वेश्चन रुपीज में सॉल्व कर रहे हो तो 100% फिगर्स आपकी रुपीज में होनी चाहिए। एग्जामिनर ने चाहे कोई 1000 में या रुपीज में अगर नहीं है, हमारी अगर वर्किंग हो रही है तो फिर 100% फिगर सारी रुपीज में होनी चाहिए अगर हम रुपीज में कर रहे हैं। अगर थाउजेंड्स में हो रही हैं तो फिर हमारी सारी फिगर्स थाउजेंड्स में होनी चाहिए, और अगर मिलियंस में है तो 100% फिगर मिलियन में होनी चाहिए। ठीक है प्लीज। अब ये चाहे मतलब कोई कॉस्ट के एंगल से क्वेश्चन हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से हो, रुपीज इन थाउजेंड जब हम लिख देते हैं किसी क्वेश्चन में, तो क्या फिर सारी फिगर थाउजेंड्स में ही लेते हैं? अगर मिलियंस में हो तो फिर सारी फिगर मिलियंस में होनी चाहिए, वरना तो वैसे ही हैप्पैज़ार्ड हो जाएगा। आप रुपीज को मिलियंस में प्लस तो नहीं ना कर सकते। मसलन 10 मिलियन लिखा है, 10 मिलियन और जमा कर दिए 5 रुपए, और टोटल हो गया 15 मिलियन। 10 मिलियन 5 रुपीज, तो ये तो फिर अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए, रियल लाइफ में ऐसे हो जाए, लेकिन पेपर में ऐसे ना हो। तो मिलियंस में अगर है तो सब कुछ मिलियन में, रुपीज में है तो सब कुछ रुपीज में, एंड आई होप सो ऑन। ठीक है प्लीज। आपके जहन में जो चीज आ रही है वो ये थी कि जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल कर रहे थे, उसमें सारी फिगर्स एग्जामिनर ने थाउजेंड्स में दी थी, लेकिन रिकवरी वैल्यू हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ी थी, वो रिकवरी वैल्यू रुपीज में दी हुई थी। तो हमने क्योंकि सारा सवाल थाउजेंड्स में किया था या 1000 में कर रहे थे, तो देयरफॉर उस रिकवरी वैल्यू को जो रुपीज में गिवन थी, हमने खुद फिर थाउजेंड्स में कन्वर्ट करके लिखा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हमने रिकवरी वैल्यू को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है,
बाकी फिगर्स को इसलिए कन्वर्ट नहीं किया था क्योंकि वो पहले 1000 पे थी। ठीक है, प्लीज ओके अपने चलिए काइंडली फोकस ऑन दिस। क्या करना चाह रहे हैं जी? करवाना है सर आज आपने, नई बातें जो होनी थी मेरे ख्याल मेजर हो गई। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? अपना क्वेश्चन जरा देखें। हमारा ये क्वेश्चन स्पेसिफिक बोरिंग्स का है या जर्नल का है? मिक्स है तो डजंट रियली मींस कि हम भी वर्किंग मिक्स करेंगे। हम स्पेसिफिक की अलग वर्किंग करेंगे जैसे स्पेसिफिक बोरिंग्स की होती है, और जनरल बोरिंग्स की वर्किंग अलग करेंगे जैसे जनरल बोरिंग्स की होती है, और बाद में डेफिनेटली इनको बस प्लस कर देंगे ताकि टोटल बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ जाए। तो अगर मिक्सअप हो भी जाए तो आपने स्पेसिफिक बोरिंग्स अलग और जनरल बोरिंग्स को अलग ही ट्रीट करके अपनी वर्किंग करनी है। तो लिख लेना हेडिंग स्पेसिफिक बोरिंग्स। ओके है सर? क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। स्पेसिफिक बोरिंग हेडिंग का मतलब अब पहले हम फोकस करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं उसकी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की फिगर कितनी होनी चाहिए। तो सारा क्वेश्चन फिलहाल अब स्पेसिफिक बोरिंग्स के एंगल से फाइनल करना है। स्पेसिफिक बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट अगर ढूंढनी है तो दो चीजें ढूंढनी है। नंबर एक, लिख लें जरा, इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स। और जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद मुझे क्या ढूंढवाएंगे आप? लिखे नहीं, लिखे इकट्ठे हो। नया काम सिर्फ ये हुआ है कि क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई हैं, अदरवाइज वर्किंग करते हुए तरीका यही है कि अलग अलग सोचो। इंटरेस्ट इंकर्ड मैंने वर्ड्स थोड़े कर दिए, पूरे हैं वैसे क्या? अब ये अमाउंट अगर कैलकुलेट करनी है आपने, स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट इंकर्ड अगर आपने कैलकुलेट करना है तो अब आपने स्पेसिफिक बोरिंग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ढूंढना है। आए लेट्स सर्च द क्वेश्चन। स्पेसिफिक बोरिंग की अमाउंट ढूंढे कहीं, फुल कंसंट्रेट काइंडली करना है। ये लोन कब लिया, इस लोन में से ईयर एंड तक कितना वापस किया, कहां पता चला कि कुछ नहीं किया? क्वेश्चन के एंड से पता चला, एंड में क्लोजिंग बैलेंसेस भी बताए हुए उसने। क्या इस साल लिया? और सर जी लिया। क्या रीपे किया? कितना बचा? 8 का 8 ही अवेलेबल है। लेकिन हम शायद कोई धोखा खा रहे हैं, थोड़ी सी हम शायद गलत तरफ जा रहे हैं। डिटेल ऑफ पेमेंट्स देखें जरा। स्पेसिफिक बोरोइंग्स के फंड तो खत्म हो गए थे 31 नवंबर को, स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे खत्म हो गए थे। लोन एक अलग बहस है और लोन का कैश एक अलग बहस है। क्या लोन का कैश खत्म हुआ था या लोन ही खत्म हो गया था? जब लोन का कैश खत्म होता है तो बैंक वालों को फोन किया जाता है कि भाईजान लोन खत्म हो गया है, आइंदा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लोन और बैंक का हमारा ताल्लुक कब खत्म होगा? जब हम लोन वापस करेंगे। तो जब आप इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपके जहन में लोन का लेजर आना चाहिए। तो लोन का लेजर बनाया जरा, 31 मार्च की डेट जहन में रख के डबल एंट्री बोले, डेबिट लोन क्रेडिट हो गया 31 मार्च। अब लोन में कोई चेंज नहीं, कब से कब तक? 31 मार्च से ईयर एंड तक। बाकी भी कुछ चीजें ढूंढे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई है इसकी? और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होनी है? ये भी बताया हुआ, ढूंढे ढूंढे बताया हुआ, कहीं बताया हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में ढूंढे कहीं। 2 महीने शायद, 2 साल शायद। नहीं बेटा ऊपर लिखा 2 इयर्स, टनल ने 2 साल लेने। मेरी इस बात का एंड में ये जो मैंने आपके सामने बात की, इसका मकसद ये है कि क्या बोरिंग कॉस्ट इस साल कैपिटलाइज होनी भी है? क्या पूरे साल कैपिटलाइज होनी है? एसेट कंप्लीट नहीं हुआ अभी।
तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन पूरे साल रहनी तो है, लेकिन लोन लिया कब है, और ईयर एंड पे भी उसका क्लोजिंग बैलेंस सेम है। तो क्या 9 मंथ्स 8 लाख आउटस्टैंडिंग रहा है, और क्या इन 9 मंथ्स में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होनी है, कोई सीज डेट तो नहीं आई, लेकिन फिर हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं। सस्पेंशन पीरियड तो आया यार, और सर जी आया है, और 6 हफ्ते यार, 6 हफ्ते। क्या वो सस्पेंशन नेसेसरी थी सर? तो क्या उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है? ये सारी बहस करते हुए मैंने लोन का लेजर ज़हन में रखा है। लोन लिया कब, वापस किया या नहीं, मैं रिपीट कर दूं मैंने क्या क्या सोचा। मैंने लोन की डेट सोची है, ईयर एंड ज़हन में लाया हूँ, कमेंसमेंट सीज के बारे में सोचा है, सस्पेंशन ज़हन में रखा है। आफ्टर ऑल दैट आप बताएं डिसीजन क्या हुआ है? 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय लिखें 9% रेट था, और 9/12 मींस, ये गिना करें आप लोग, गिना करें। मार्च अगर गिन रहे हैं तो गलत हो गए, मार्च एंड है, अप्रैल से दिसंबर। मार्च क्यों नहीं कंसिडर करना? ये आंसर अभी रुपीज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 54,000 पूरा शायद, सॉरी अप्रैल टू दिसंबर, सॉरी अप्रैल टू दिसंबर, मार्च एंड है, सॉरी अप्रैल टू दिसंबर। काउंट हो गया 9? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन सर? कोई और स्पेसिफिक लोन ढूंढने? एक ही था, क्या उसके इंटरेस्ट इनकम की बहस खत्म हो गई? अभी किसकी बहस शुरू हो गई? अब आपने ढूंढना ये कि स्पेसिफिक फंड्स के पैसे अगर कुछ अर्सा सरप्लस रहे हैं तो उसकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी कितनी बनती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। लिखे सर। किस में से सरप्लस फंड्स? नहीं, किस कैश में से सर? स्पेसिफिक लोन में से, स्पेसिफिक लोन में से, स्पेसिफिक लोन के कैश में से जो सरप्लस पैसे पड़े हैं उस पे इन्वेस्टमेंट इनकम की बहस हो रही है। डन है प्लीज? अब ये मेरा जो वर्किंग है, ये शुरू करूं? ये हमने वर्किंग बहुत से डिफरेंट तरीकों से की हुई है, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस आपके पास मिक्स ही आएंगे आप आगे। तो कभी किए वैसे ये वर्किंग आपने? ये क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढना जरा जल्दी से। ये कैसे सोचते होते थे हम? जरा ये 2 क्वेश्चन में रिवाइज करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जरा। नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम की कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग करने से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में आपको एक वर्किंग सॉर्ट ऑफ करवाई थी। कैश कितना था, कैश ऑब्टेन्ड अगेंस्ट, कैश फर्स्ट एक्सपेंडिचर, सेकंड एक्सपेंडिचर, वगैरह वगैरह वगैरह। मिल रहा है कहीं? मिल रहा है सर? लेकिन ये बेटा वर्किंग अब दोबारा में करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, अगर हमने ये टेबल बना लिया तो। अब अगर हम इसी टेबल को गौर से पढ़ें तो इस टेबल में से ये सब कुछ मिल जाना है जो हमें चाहिए सरप्लस फंड्स की कैलकुलेशन के लिए। कैसे? और से मेरे वर्ड सुनने की कोशिश करें और अप्लाई करवाएं। जरा अपने सामने काइंडली डिटेल ऑफ पेमेंट्स वाला टेबल रख लें। इस टेबल में जरा स्पेसिफिक सेकंड लास्ट कॉलम में आ जाए, फंड्स यूज्ड फ्रॉम स्पेसिफिक, पैसे यूज्ड फ्रॉम स्पेसिफिक लोन। डेट्स की गेम है, डेट्स को रिलेट करना आपने। पहला खर्चा स्पेसिफिक फंड्स में से किस दिन हुआ? स्पेसिफिक लोन का कैश किस दिन आया था? 31 मार्च को ही आया था। कितना कैश आया था? 8 लाख। पहले ही दिन कितना इस्तेमाल हो गया? कैलकुलेटर पकड़ लें।
8 लाख कैश आया था, पहले ही दिन 4,50,000 रुपया कैश इस्तेमाल हो गया। 3,50,000 किस दिन रह गया? 3,50,000 किस दिन रह गया? सबको नजर आ रहा है? डेट्स देख रहे हैं, अमाउंट्स देख रहे हैं। 450 लिखा हुआ है, आप 350 हमें बोली जा रहे हैं। 450 तो कैश गया है, जो चला गया है वो इन्वेस्ट नहीं होना, जो रह गया है उसने इन्वेस्ट होना। तो 3,50,000 कब से कब तक सरप्लस रहा? अब स्पेसिफिक के कॉलम में नेक्स्ट डेट्स आपने गौर से देखते जाना है। 3,50,000 हो गया था मार्च एंड पे, तो अप्रैल मई जून, एक मिनट, अप्रैल मई जून के एंड तक 350,000 एज इट इज सरप्लस रहा होगा। उसके बाद फिर सरप्लस 3,50,000 नहीं रहा, फिर लाख निकल गया, फिर 2.5 लाख रुपया 2,50,000 रुपया सरप्लस रह जाएगा 30 जून वाले दिन। पहले जरा पढ़ लेते हैं, अप्लाई भी इंशाल्लाह करते हैं। 30 जून वाले दिन कितनों में से कितने पैसे चले गए? 3,50,000 जो कैश रह गया तो उसमें से 1 लाख और चला गया। 2,50,000 कैश किस दिन रह गया? 30 जून वाले दिन रह गया। 30 जून वाले दिन 2,50,000 रहा। नेक्स्ट पेमेंट होने जरा कब तक रहा? 31 अक्टूबर का मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हमारे पास 2,50,000 रुपीज रहे होंगे। फिर क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2 लाख चला गया, कितना बचा? 50 बचा। किस दिन बचा? कब वो बेचारा भी इस्तेमाल हो गया? 1 महीना फिर 50,000 भी सरप्लस रहा था। तो लोन की अमाउंट ध्यान में रखें और गौर से स्पेसिफिक फंड्स का अगर कॉलम पढ़ा जाए तो कोशिश की जा सकती है। अब मुझे लिखवाएं भी और काइंडली आप भी लिखें। वर्किंग कहां से शुरू करूं? अमाउंट बताए ना। और यार 8 लाख से यार पहले दिन ही 8 लाख में से 4.5 लाख 4,50,000 रुपीज कैश चला गया। ये वर्किंग इंडिविजुअली करें दिया। खामोशी, किसी को अगर नहीं समझ आई मैं रिपीट कर देता हूँ, अपना अपना करें जी। ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्लियर हो गया? जी सर, मीटिंग के रिजल्ट में क्या फाइनल हुआ है सर? तो एक आध फिगर मुझे भी लिखवा दें सर। मोहल्ले में कैलकुलेटर चल रहा है और बातें हर तरफ हो रही हैं। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना फर्ज कफाया है और बातें करना अपना अपना फर्ज बनाया हुआ है। दसी यार, दसी यार, चलो मैं बोर्ड तो लिख लेना यार, कमाल हो गया यार। प्लीज सर, फर्स्ट फिगर 5,250 5,000 एंड 250। डेफिनेटली बेटा, ये जो मैं स्पेसिफाई करता हूँ साथ ही कौन सा टाइम पीरियड है, ये कोई लिखना कंपलसरी तो नहीं है।
लेकिन मेरा ख्याल है लिख लिया करें आप लोग, रिवाइज करते हुए जरा इजी हो जाएगा शायद, वरना ये ना रिवाइज करते फिर ना याद आए क्या हुआ। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? ये नोटेड है प्लीज? यहां तक सोचें शायद वाइंड अप हो सकता है। नहीं, यहां तक शायद वाइंड अप हो सकता है। यहां तक किसकी बहस खत्म हो गई? तो स्पेसिफिक लोन की इंटरेस्ट इनकम जरा इकट्ठी करना। 12,000, 10,500। व्हाट इज 10,500? अब इस टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम को इंटरेस्ट इनकम में से माइनस करें, और 43,500 बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ गई है इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स। अभी डेफिनेटली वर्किंग किसकी रहती है? जनरल बोरिंग्स। ये बेटर अहमद जाने दे यार, अपना टोटल गलत किया शायद। एनी कंफ्यूजन सर? स्पेसिफिक बोरिंग्स की वर्किंग यहां तक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, जनरल बोरिंग्स। अच्छा, मैंने आपको स्पेस कल लिखवाई थी, एहतियातन मैंने लिखवाई थी, अगर महसूस हो के कम है तो आप बीच बीच में मिक्स नहीं करना, टेबल के आगे चले जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अपनी मर्जी से स्पेस छोड़िएगा। अगर तो 5 लाइनें हैं, 4-5 हैं, फिर तो ठीक है। अगर कम हो जाए तो काइंडली अब उसी एक लाइन या 2 लाइनों में पूरा करके मिशन कंप्लीट नहीं कर लेना। प्लीज साफ सुथरी कहीं वर्किंग कीजिएगा जी सर। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गई है? जनरल बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट अगर कैपिटलाइज होनी है तो फार्मूला बताएं। देखिए जी, फार्मूला लिखें पहले। expenditures into capitalization rate and multiplied by time period of expenditures. डन है सर? अब ये बेटा जो एक्सपेंडिचर्स हमने ढूंढने होते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स ढूंढने होते हैं जो जर्नल बोरिंग में से हुए। एक सेकंड क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन में कोई एक्सपेंडिचर्स नजर आ रहे हैं? लेकिन सारे एक्सपेंडिचर जनरल बोरिंग से नहीं हुए, नहीं नहीं मिक्स हुए। इसी टेबल को बनाने का एक दूसरा मकसद ये था, फिर जरा टेबल दोबारा देखें हम, इस टेबल के आखिरी कॉलम को देखें। इस टेबल को हमने इसलिए बनाया ताकि जब चीजें सेग्रीगेट हो जाए। तो अब हमने वो एक्सपेंडिचर्स ढूंढने जो जनरल बोरिंग में से हुए हैं, और हमने ये जो आखिरी कॉलम बनाया हुआ है, उस आखिरी कॉलम में क्या नजर आ रहा है? ये एक्सपेंडिचर्स की वो अमाउंट है जो जनरल बोरिंग्स को क्या कैश इस्तेमाल करके हुए। तो आपने अगर एक्सपेंडिचर ढूंढने फ्रॉम जनरल बोरिंग तो आप अपनी डिटेल ऑफ पेमेंट्स में आया करेंगे और जनरल बोरिंग के कॉलम में से फिगर्स ढूंढ लिया करेंगे। बात मेरी क्लियर है? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 बुक में क्वेश्चन नंबर 6 पीछे, वहां कहीं आपको एक्सपेंडिचर्स नजर आ रहे हैं? वहां तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की यार, वहां जर्नल बोरिंग्स ही थी, तो सारे खर्चे हुए ही कहां से हुए होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? मिक्स हो गया है। पहले स्पेसिफिक यूज हुआ होगा अगर वो है, और अगर वो खत्म हो गया तो बेन जनरल बोरिंग्स भी यूज हुई होंगी। तो जब मिक्स हो रहेगा क्वेश्चन तो टेबल हमने बनाया होगा इंशाल्लाह, और उस टेबल में जनरल बोरिंग से कॉलम से आपको फिर एक्सपेंडिचर्स की अमाउंट पता चल जाएगी। तो मिल रही है फिगर्स, बता देंगे कौन सी हैं? कौन कौन सी फिगर्स? सिर्फ 2 ही हैं, पहले एक 2 लाख और फिर एंड में 2 लाख। बाकी खर्चे तो जनरल बोरिंग में से हुए, सॉरी जनरल बोरिंग की बजाय स्पेसिफिक में से हुए थे। तो जनरल बोरिंग में एक 31 जनवरी पे और एक 30 नवंबर पे हमें एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है। इनको लिख लें जरा, आ जाए जरा। तो कौन सी जगह से जाके आपको ये एक्सपेंडिचर्स मिल रहे हैं? 2 लाख, और फिर मेरा ख्याल है 2 लाख डन, लेकिन उसकी डेट और है और इसकी डेट और है। इसका फिर टाइम पीरियड आपको गिनना आता है
वो मैं अभी याद करवाता हूँ, लेकिन एक दूसरा चैलेंज पहले फाइनल कर लें। कैपिटलाइजेशन रेट अवेलेबल है या कोई वर्किंग करनी पड़नी है? वो क्यों? दो जर्नल लोन है, देयरफॉर कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करनी है। प्लीज ओके है? जर्नल लोन की अगर तादाद जर्नल लोन एक ही हो तो देन वही रेट कैपिटलाइजेशन रेट है, लेकिन जर्नल लोन्स कौन कौन से जरा ढूंढ तो दे जरा, जनरल लोन्स ढूंढ दे जरा क्वेश्चन में से प्लीज। एक बैंक ओवरड्राफ्ट था मेरा ख्याल है, और फिर एक नीचे लोन भी था, जो ऊपर फर्स्ट लोन था वो कौन सा है? मीडियम टर्म, वो तो स्पेसिफिक है। तो जनरल बोरिंग्स दो थी, तो उनका अब हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। डाटा ढूंढने से इतना समझ आ गया? अब इसके लिए जगह छोड़े, वर्किंग में दोबारा है जहां टेबल बना रहे थे। वर्किंग्स क्या कैलकुलेट करने के लिए कहां जा रहे हैं अब हम? कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए काइंडली वर्किंग्स की तरफ आ जाए। फार्मूला लिख लें सर। नहीं फार्मूला सर, कैपिटलाइजेशन रेट बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, वेटेड एवरेज बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग। ये कुछ वर्ड्स फाइनल करें सर इनमें। ये मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि आंसर फाइनली परसेंटेजेस में आ जाए। अब ये वर्किंग रिपीट हो रही है बार बार, सही कोशिश करनी है आपने। किन लोन्स का कैपिटलाइजेशन रेट आता है? क्या स्पेसिफिक और जनरल लोन सारे मिक्स हो जाने हैं? सिर्फ जनरल लोन्स उठाने हैं, और जनरल लोन्स क्योंकि दो हैं इसलिए उन दोनों का एक कैपिटलाइजेशन रेट अब कैलकुलेट होने लगा है। ये वर्किंग आपको करवानी चाहिए अभी। ढूंढे फिगर्स, फिगर्स दिखाएं मुझे। नहीं बेटा पहली गलत हो गई है। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड, बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड 33800 ढूंढ लेंगे। डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, चलें ये डिवाइड बाय भी करवाएं इसका। और 12 लाख, और 12 लाख, 12 क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। बेस में क्या चाहिए? वेटेड एवरेज बैलेंस 7,50,000, ठीक है? तो इंटरेस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग। ठहरे ठहरे ठहरे, 12 लाख क्या बना रहे होते तो कहां आना था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते तो लाइबिलिटीज में आना था। 750,000 वेटेड एवरेज बैलेंस ने कैपिटलाइजेशन रेट की बेस में आना है। क्या क्लोजिंग बैलेंस और वेटेड एवरेज बैलेंस सेम हो सकता है? लेकिन जरूरी नहीं है। अगर लोन में चेंज आ जाए, लोन फर्दर आ जाए या रीपे हो जाए, क्वेश्चन नंबर 6 कल लंबा बहस में आया था, तो अकॉर्डिंगली वेटेड एवरेज बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में चेंज हो सकता है। वेटेड एवरेज बैलेंस ने कैपिटलाइजेशन रेट में आना है और क्लोजिंग बैलेंस ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है। कुछ याद आ रहा है सर? सर याद आ रहा है सर? इसका मतलब हम सारा सिलेबस किसी एक दिन क्लास शुरू करें और तभी एंड कर दें, क्योंकि अगले दिन तो ये भी याद नहीं आता कि कल क्लास हुई भी थी या नहीं। कल यही सवाल पढ़ा था सर? नहीं सर। आगे चलें सर। कौन से लोन की बहस आपने करवा दी है मुझे? और नहीं बेटा स्पेसिफिक वो तो करवा ही दी है, इस वक्त भी किसकी करवा दी है यार? पहले जर्नल लोन की बात भी हो गई है आखिर में। ये अगर सही करवा दें इसका मतलब आप बात को समझ गए। कैलकुलेटर पकड़े, ये दूसरे लोन का इंटरेस्ट इनकम बताएं। और 9 मिलियन यार, 9 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10%, हाउ मेनी मंथ्स? फुल ईयर। वाई जहन में दोबारा लेजर खोलें जरा इस लोन का, ब्रॉड डाउन बताएं। वो क्यों?
इस साल लोन लिया है, इस साल लोन लिया है, पिछले सालों से आ रहा है, तो ब्रॉड डाउन हो गया, इस साल वापस कर दिया है, अगले साल करना है तो ब्रॉड डाउन हो गया, कैरी डाउन भी सेम हो गया, पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया, 10% रेट लग गया। डन है सर, यकीनन 9 लाख आ गया। बेस में बताएं क्या लिखूं, प्लीज बेस में क्या लिखूं? और यार 9 मिलियन तो क्लोजिंग है और वेटेड एवरेज बैलेंस भी है। यहाँ क्लोजिंग समझ के ले रहे हैं या वेटेड एवरेज समझ के ले रहे हैं? Why the closing is equal to weighted average as well? Because there is no change in this loan during the year. It remained outstanding for 1 year. पूरे साल का इंटरेस्ट, therefore पूरे साल का weighted average balance बेस में आ रहा है। प्लीज याद आता जा रहा है यार? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज बेटा बस करें यार, कंटिन्यू ना करें, अच्छा नहीं लगता, फिर ज्यादती कर रहे हैं। प्लीज ज्यादती है सर, ये पता नहीं चलने दे रहे आप, लेकिन मुसलसल पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो रहा है, और कहीं ये ना हो कि वो भी कहीं यार हम भी यही मिशन शुरू कर दें। और जैसे मैं देखता हूँ ऐसी मासूमियत चेहरे पे आ जाती है कि हमने तो आज तक बोला ही नहीं है, और फिर साथ वाले को देख के मुस्कुरा के लिखा। प्लीज रिमेंबर कि हम क्लास में पढ़ने आए हैं। रेट बता दें सर, साथ वालों को भी कैलकुलेटर दें, इन्होंने भी नहीं वर्किंग की अभी तक। कहाँ है कैलकुलेटर? ही नहीं, तो साथ वाले के पास तो नहीं है ना, वो बिजी यूज क्यों नहीं कर रहा? 9 पॉइंट क्या है जी? 9.58। इस कैपिटलाइजेशन रेट को काइंडली खुद यूज करें जरा, और वो जो जनरल बोरिंग सी वर्किंग हो रही थी वाइंड अप करें, स्पीड अप हो। अच्छा स्टडीज जो है ना बहुत सीरियस हो जाना, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 1-2 दिन बाद, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप साथ साथ हैं। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज डेली बेसिस पे अपने आप को स्टडीज के हवाले से मोटिवेटेड रखा जाए। ये बड़ा 9.58 रेट आ गया सबका, चलिए यूज करें जी। अब आप एक्सपेंडिचर्स इनटू कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। आपको गिनना आता है, गलती ना कीजिएगा, अपना अपना गिनना, अपना अपना टाइम पीरियड गिनना। कहां से कहां तक गिनना होता है? एक्सपेंडिचर्स डेट से लेके ये रेंड तक, अनलेस सीज डेट आ जाए, और सीज डेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सवाल में सख्त नहीं आ रही इस साल। तो व्हाट इज द डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर? 31 जनवरी। ये पता ना कहां से फिगर्स ले रहे हैं हम, ये टेबल देख रहे हैं आप लोग? पहले खर्चे की डेट 31 जनवरी, कहां से कहां तक गिनूं? फरवरी टू दिसंबर। प्लीज बहस फाइनल करें सर, अब काफी हो गया शायद। सेकंड एक्सपेंडिचर की डेट 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 30 नवंबर से आगे 31 दिसंबर 1/12 ऑनवर्ड चलना है डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से। ओके सर, ये कहां से डेट्स देखी आप लोगों ने? टेबल से। टेबल के आखिरी कॉलम में अमाउंट्स है और पहले कॉलम में डेट्स हैं। एनी कंफ्यूजन? आंसर 15 राउंड ऑफ वेयर इज नेसेसरी 1597 टोटल 19160 नेम इट। बोरिंग कॉस्ट to be capitalized in case of जनरल बोरिंग। अब एक फाइनल टोटल होना है,
टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे आनी चाहिए? वाइंड अप करें इंडिविजुअली लिखे सारे, वाइंड अप करें। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज इन्वॉल्व हैं। 43,500 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक बोरिंग्स एंड 19,160 अब कैपिटलाइज होनी है जनरल बोरिंग्स के एंगल से। टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इज 62,660। जी कंप्लीट अगर कर लिया तो करनी बताइए।